आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करेंगे, सीरीज जिसे हम लोग कहते हैं। और वो सीरीज होगी फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों पर। सब लोग जानते हैं कि मार्क्स एंगल्स दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, और दोस्त ही नहीं थे, उनकी जो बुद्धि थी वो एक दूसरे के साथ में एकदम इंटीग्रेटेड थी। और जैसा कि लेनिन ने कहा था कि एंगल्स के बारे में, जब उनकी मृत्यु हुई, तो उन्होंने कहा था कि बुद्धि की मशाल, एंगल्स के लिए जो उपमा दी थी वो थी बुद्धि की मशाल। और ये आज भी सच है। दुनिया में आप जितनी बड़ी समस्याएं देख रहे हैं उनमें दो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, अगर मुझसे पूछें तो। आप, एक है कि पूरी दुनिया में प्रकृति में भयानक परिवर्तन आ रहे हैं, और पर्यावरण संबंधी सवाल बहुत तेजी से केंद्र में आ गए हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये है कि परिवार और परिवार के प्रश्न और परिवार से जुड़ी हुई चिंताएं केंद्र में आ गई। थर्ड जो प्रॉब्लम निकल के आई है वो ये कि सारी दुनिया में बल के प्रयोग के नए नए रूप उभर के आए हैं पिछले 200 वर्षों में। और जो बुनियादी चीज है, जो मार्क्स एंगल्स के दोनों के दृष्टिकोण के जिस पर वो काम करते रहे और बातचीत करते रहे, वो है कंट्राडिक्शन, अंतर्विरोध। और संयोग की बात है कि मार्क्स पर बहुत बातें हुई हैं, एंगल्स पर कम बातें हुई हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एंगल्स के विचारों पर ही केंद्रित रखें, हम मार्क्स को बीच में कम लाएंगे। आएंगे जरूर मार्क्स, कोई उपाय नहीं है, लेकिन कोशिश ये होगी कि मार्क्स कम आए। ये जो सामान्य सी बात है, जो कि बहुत ही साधारण सी चीज लगती है आज, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एंगल्स की मृत्यु पर जो लेनिन ने कहा था, वो, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे अनुरोध किया, कि वो सच है कि वो एक तरह से बुद्धि की मशाल थे। उनके जाने से जो क्षति हुई, वो लेनिन ने कहा था कि एक तरह से अ, हृदय की धड़कन ही बंद हो। सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं सारी दुनिया में पिछले करीब 40-45 साल से। खासतौर पर सोवियत संघ के विघटन के बाद तो और भी तेज हुए हैं ये हमले। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो ये हमले सेंटर में थे, लेकिन 81-82 के बाद और ज्यादा तेज हुए ये। और समाजवाद पर सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं इस बीच में। अगर किसी आइडियोलॉजी पर सबसे ज्यादा अटैक हुए तो वो है समाजवाद। अब आप इसी समझ लीजिए कि समाजवाद को स्थापित करने में मार्क्स और एंगल्स की केंद्रीय भूमिका थी। मार्क्स और एंगल्स सारी दुनिया के इतिहास में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूर वर्ग की मांगों और मजदूर वर्ग के हितों और मजदूर वर्ग की आर्थिक व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका को केंद्र में लाके खड़ा किया। जिस वर्तमान व्यवस्था को हम बहुत प्रेस करते हैं ना, पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी सिस्टम, तो इस पूंजीवादी व्यवस्था के सपने को पूंजीपति वर्ग साकार नहीं कर सकता मजदूर वर्ग के बिना। मजदूर वर्ग की इसमें ऐतिहासिक और केंद्रीय भूमिका है। पूंजीवादी सिस्टम कोई नेक दिल इरादों से खड़ा नहीं हुआ। पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो जिसे कहे कि अच्छे विचार,
गुड पूंजी निवेश, गुड भाषण, इससे नहीं। पूंजीवादी सिस्टम जो खड़ा हुआ, जिसने कि सारी दुनिया में आधुनिक जीवन शैली की शुरुआत की, उसके निर्माण में मजदूरों की केंद्रीय भूमिका है। तो पूंजीवाद जो है नेक दिल इरादे से और नेक दिल प्रयासों से हमारे सामने नहीं आया, ना उसका विकास हुआ, बल्कि मजदूरों के संघर्ष, जिसे हम लोग सर्वहारा का संघर्ष कहते हैं, मजदूरों के संघर्ष ने ही इस पूंजीवादी समाज के निर्माण को संभव बनाया, और इसके निर्माण के लिए जितनी भी कुर्बानियां हो सकती थी, सब मजदूरों ने दी। मजदूरों की कुर्बानियां उनमें सबसे ज्यादा है। समाज के और लोगों ने भी कुर्बानियां दी, लेकिन मजदूरों की कुर्बानियां उनमें सबसे ज्यादा है। और जिसे हम लोग कहें कि आधुनिक प्रोडक्टिव फोर्स, उत्पादक शक्ति के रूप में मजदूर वर्ग अपना विकास करता है, ये चीज सबसे पहले मार्क्स एंगल्स ने ही रेखांकित की थी। और इसी प्रसंग में उन्होंने ये बात कही थी कि अब तक का जो दर्ज इतिहास है, वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और ये वर्ग संघर्ष के जरिए ही सत्ता में लोग आते रहे और जाते रहे। और इस वर्ग संघर्ष की जो नींव है, वो दो चीज है। एक है निजी संपत्ति, और एक है अराजक सामाजिक उत्पादन। इन दोनों के ऊपर समाज में वर्चस्व की नींव टिकी हुई है। जिस दिन ये दोनों चीजें गायब हो जाती हैं, निजी संपत्ति और सामाजिक अराजकता या उत्पादन के क्षेत्र में अराजकता, तो उसमें वर्चस्व खत्म हो जाता है उस समय। और सर्वहारा के विकास या मजदूर वर्ग के विकास के लिए इन नींवों का गायब होना बेहद जरूरी है। इसलिए जब संघर्ष किया जाए, तो संघर्ष के केंद्र में ये दो चीजें होनी चाहिए। लेकिन अभी तो मुसीबत यह है कि मजदूर वर्ग से लेके और पूंजीपति वर्ग तक और बाकी समाज के और दूसरे वर्ग तक सब ही निजी संपत्ति के प्रेम में पड़े हुए हैं। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि जिसे हम लोग मुक्ति कहते हैं, हिंदी वाले मोक्ष कहते हैं, मुक्ति संघर्ष के बिना संभव नहीं है। वो दान पुण्य से मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलती। मंदिर जाने से मोक्ष नहीं मिलता, तीर्थ यात्रा करने से मोक्ष नहीं मिलता, बिना वर्ग संघर्ष के मोक्ष संभव नहीं है। अगर आपको लिबरेट होना है, समाज को लिबरेट होना है, समाज को मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसे वर्ग संघर्ष करना होगा। ये जो मैसेज था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी मैसेज था, जो कि मार्क्स एंगल्स दोनों ने दिया। सारी दुनिया में अगर आप शांति चाहते हैं, वो भाषण से शांति नहीं आएगी, वो देशों को पटाने से या नेताओं को पटाने से शांति नहीं आएगी। चाहे वो भारत में शांति का प्रश्न हो, चाहे वो विश्व में शांति का प्रश्न हो, शांति की स्थापना के लिए जरूरी है कि वर्ग संघर्ष तेज किए जाएं, और वर्गीय संतुलन, वर्गीय सामाजिक संतुलन मजदूरों और किसानों के पक्ष में खड़ा किया जाए। और इसके लिए जरूरी है कि आपके पास में समाजवाद का सपना हो। बिना समाजवाद के समाजवाद का सपने का एक मैं अपने तरीके से ये कह सकता हूं कि वो एक बहाना है।
असल में तो मुक्ति का सपना बेहद जरूरी है और सपने देखना बेहद जरूरी है। जो लोग ये सोचते हैं कि मजदूर समाज के शत्रु होते हैं, मजदूरों से भयभीत होते रहते हैं, और हमारे तो देश में प्रधानमंत्री से लेके और तमाम बहुत सारे संगठन, वो आए दिन टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पर लेफ्ट के ऊपर, मजदूर वर्ग के संगठनों के ऊपर, मजदूरों के नेताओं के ऊपर, मजदूरों के हिमायती छात्र युवा नेताओं के ऊपर आए दिन हमले करते रहते हैं। वे जनता को यह समझाते हैं कि ये तो समाज के नासूर हैं, देशद्रोही हैं। समाजवाद के पक्ष में खड़े होने वाले लोग, वामपंथी लोग, वर्ग संघर्ष की बातें करने वाले लोग, वो देश को तोड़ने वाले लोग नहीं है, बल्कि देश को और देश की जनता को शांति दिलाने वाले लोग हैं। उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर वे नासूर होते तो क्या अदानी बिना मजदूरों के, अंबानी बिना मजदूरों के, टाटा बिरला बिना मजदूरों के अपना विकास कर सकते थे, या इस देश का विकास हो सकता था? अगर टुकड़े टुकड़े गैंग या वामपंथी लोग, मार्क्सवादी लोग राष्ट्रद्रोही है, तो क्या नरेंद्र मोदी आरएसएस के बटकों के जरिए क्या सड़कों का निर्माण कर सकते हैं, एयरपोर्ट का निर्माण कर सकते हैं, रेलवे का निर्माण कर सकते हैं? मजदूरों के बिना, मजदूर बने बिना, अगर कोई आरएसएस की शाखा में भी जाए तो वो शाखा में जाके ट्रेन की पटरियां नहीं बिछा सकता, सड़कें नहीं बना सकता, उसे मजदूर बनना होगा। बिना मजदूर बने और मजदूर की तरह लेबर किए, श्रम किए बिना विकास संभव नहीं है। ये एक बुनियादी चीज मार्क्स और एंगल्स ने उद्घाटित की और हमारे सामने रखी। मजदूरों की शक्ति और मजदूरों की केंद्रीय भूमिका समाज के निर्माण में, जिसे आए दिन टुकड़े टुकड़े गैंग कह के बदनाम करते हैं, उस भूमिका के बिना, उसे स्वीकार किए बिना आप संसद नहीं बना सकते, संसद नहीं चला सकते, किसी भी संत महंत का आश्रम नहीं बना सकते। हम देखें, वेद मंत्रों के ऋचाओं के पाठ करें, हम देखें बिल्डिंग खड़ी हो जाए, कभी नहीं खड़ी होगी। हम देखें लोग कुंभ में जाकर स्नान करें और उत्तर प्रदेश का औद्योगिक डेवलपमेंट हो जाए, कभी नहीं होगा। कुंभ के स्नान से, संतों महंतों के यज्ञ से राष्ट्र निर्माण नहीं होता। राष्ट्र निर्माण की यह धुरी नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की धुरी है मजदूर। और ये जो मैसेज था, ये बहुत ही शानदार मैसेज था कि सारी दुनिया में आधुनिक सभ्यता के निर्माण में मजदूरों की केंद्रीय भूमिका है। और मजदूर ये काम क्यों कर पाए? क्योंकि मजदूर सपना देखते थे। उस जमाने में भी लोग थे जिस समय एंगल्स और मार्क्स लिख रहे थे, जो कि मजदूरों की शक्ति को जानते थे, लेकिन उनको कुचलने के लिए प्रयत्नशील थे। आज भी है लोग। लेकिन मजदूरों के इस ताकतवर रूप की परिकल्पना पेश करके मार्क्स एंगल्स ने सारी दुनिया के सामने एक नए सामाजिक स्रोत, एक नई सामाजिक शक्ति, एक नए सामाजिक राजनीतिक वर्ग के तौर पर मजदूर वर्ग को प्रतिष्ठित किया। तो मजदूर वर्ग को जानना, मजदूर वर्ग से प्यार करना, मजदूर वर्ग की विचारधारा से प्यार करना, बिना इसके आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। आप लाख रामायण पढ़िए, लाख गीता पढ़िए, वहां आपका
टाइम पास हो सकता है लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकती। मोक्ष तभी मिल सकती है विचारों की दुनिया में, संस्कृति की दुनिया में, आर्थिक दुनिया में, जब आप मजदूर की सत्ता को माने और मजदूर के दर्शन को माने। एक और चीज थी जिसको कि पहले भी लोग थे जो काल्पनिक ढंग से सोचते थे, उल जरूर बातें सोचते थे। मार्क्स एंगल्स की दूसरी बड़ी भूमिका थी कि उन्होंने विज्ञान को ऊल जलूल काल्पनिक बातों की जगह उन्होंने विज्ञान को केंद्र में स्थापित किया। मजदूर वर्ग को जानने के लिए और समाज को जानने के लिए विज्ञान और उसकी सत्ता और विज्ञान की भूमिका को जानना बेहद जरूरी है। तो हमें मजदूर का पता होना चाहिए, मजदूर की विचारधारा का पता होना चाहिए, हमें विज्ञान का पता होना चाहिए, विज्ञान के स्रोत और उसकी प्रक्रिया का पता होना चाहिए, हमारे पास में विज्ञान की चेतना होनी चाहिए। धर्म की चेतना या पुरानी जो ऊल जलूल चेतनाएं हैं, वो आधुनिक समाज को समझने में और आधुनिक मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में मदद नहीं करती। तो हर चीज के केंद्र में, खासतौर पर चिंतन के केंद्र में विज्ञान को प्रतिष्ठापित करके बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा क्रांतिकारी काम किया मार्क्स और एंगल्स ने। सब लोग जानते हैं, मैं सिर्फ उसे जिक्र कर रहा हूं, और मैं खासतौर पर लेनिन ने जो लिखा है उसका जिक्र कर रहा हूं। लेनिन ने लिखा है कि एंगल्स का जन्म 1820 में प्रशिया राज्य के राइन प्रांत में के बार्मेन में हुआ था। उनके पिता एक निर्माता थे। 1838 में एंगल्स ने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी किए बिना ही पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ब्रेमेन में एक वाणिज्यिक घराने में क्लर्क के रूप में प्रवेश करने के लिए वो मजबूर हुए और एक क्लर्क के तौर पर काम शुरू किया। वाणिज्यिक मामलों ने एंगल्स को उनकी वैज्ञानिक और राजनीतिक शिक्षा जारी रखने से नहीं रोका, बल्कि उनकी रुचि बढ़ती रही, क्योंकि उनकी शुरू से रुचि थी इन विषयों में। हाई स्कूल में रहते हुए ही उन्होंने निरंकुशता और नौकरशाही के अत्याचारों से एकदम नफरत उनके अंदर पैदा हो गई। बाद में उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, जिसने उनकी चेतना को बढ़ाया। उस समय हेगेल्स की शिक्षा जर्मन दर्शन पर हावी थी और एंगल्स उसके अनुयायी बन गए। हालांकि हेगेल खुद निरंकुश प्रूशिया राज्य के प्रशंसक थे, जिसकी सेवा में बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में थे। हेगेल की शिक्षाएं क्रांतिकारी थी। मानवीय तर्क और उसके अधिकारों में हेगेल का विश्वास और हेगेली दर्शन की बुनियादी थीसिस के ब्रह्मांड परिवर्तनी और विकास की एक निरंतर प्रक्रिया से गुजर रहा है, इस धारणा ने बर्लिन दार्शनिकों के कुछ शिष्यों को जिन्होंने मौजूदा स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इस विचार की ओर अग्रसर किया कि इस स्थिति के खिलाफ, मौजूदा गलत और प्रचलित बुराई के खिलाफ संघर्ष यदि सभी चीजें संघर्ष करके यदि सभी चीजें विकसित होती हैं, यदि एक तरह की संस्थाएं दूसरों की जगह देती हैं, तो प्रुशिया के राजा या रूसी जार की निरंकुशता, विशाल बहुमत की कीमत पर एक तुच्छ अल्पसंख्यक का समृद्ध होना, या लोगों पर पूंजीपति वर्ग का प्रभुत्व हमेशा के लिए क्यों जारी रहना चाहिए। हेगेल जो थे वो आइडियलिस्ट थे, जिनके दृष्टिकोण का एंगल्स के दृष्टिकोण पर शुरू में बहुत असर था, और इसने उनके पूरे के पूरे फाउंडेशन को प्रभावित तो किया, लेकिन उन्होंने हेगेल्स के आइडियलिज्म को माना नहीं, और वे लगातार जीवन की ओर देखते रहे और जीवन के अनुभवों से चीजों को परखते रहे। उन्होंने प्रकृति का बहुत गंभीरता से अध्ययन किया।
मैं अलग से बात करूंगा उसके प्रकृति संबंधी दृष्टिकोण पर, पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोण पर। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एंगल्स ने तैयार की, जिस पर कि कायदे से हमें विचार करना चाहिए, वो ये कि एक जो आधुनिक जो सामाजिक व्यवस्था हमारे बीच में आई, उस सामाजिक व्यवस्था की सामाजिक शक्ति, संचालक शक्ति, निर्णायक शक्ति कौन है? और ये निर्णायक शक्ति है मजदूर वर्ग। मुश्किल यह है कि ये मजदूर वर्ग अपनी ऐतिहासिक चेतना, जिसे हम लोग समाजवादी चेतना कहते हैं, उस चेतना को वो कैसे अर्जित करे, ये बड़ा चैलेंज है। और ये मजदूर वर्ग उसकी शक्ति को तो वो जानते थे, लेकिन मजदूर वर्ग की इस कमजोरी को भी वो जानते थे कि उसके पास में समाजवाद का विजन नहीं है। और ये विजन बिना संगठन के संभव नहीं है। बिना सुचिंतित प्रयासों के ये चेतना और इसका विकास संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस आधुनिक समाज की जो सामाजिक शक्ति है, उसके तौर पर सर्वहारा को रेखांकित किया। और लेनिन लेनिन ने आगे लिखा भी है कि एंगल्स को सर्वहारा वर्ग का परिचय इंग्लैंड में अंग्रेजी उद्योगों के केंद्र मैनचेस्टर में हुआ, जहां वे 1842 में आके बस गए और एक वाणिज्यिक फर्म में सेवा करने लगे, जिसके उनके पिता शेयर धारक थे। यहां एंगल्स न केवल फैक्ट्री के दफ्तर में बैठते थे, बल्कि मजदूरों की बस्तियों में घूमते थे जहां वे रहते थे, और उनकी गरीबी और दुख की को अपनी आंखों से देखते थे। लेकिन वे सिर्फ निजी टिप्पणियों तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने ब्रिटिश मजदूर वर्ग की स्थिति के बारे में जो कुछ भी उनके सामने आया था उसे पढ़ा, और जितने भी सरकारी दस्तावेज उनके हाथ लगे उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। इन अध्ययनों और टिप्पणियों का नतीजा 1845 में छपी किताब थी, इंग्लैंड में मजदूर वर्ग की स्थिति। बहुत ही शानदार किताब है वो। और ये जो किताब है, ये किताब उसी बेसिक सिद्धांत पर आधारित है जिसको कि एंगल्स ने पहले विकसित किया था, कि मजदूर वर्ग जो है आधुनिक समाज की बुनियादी शक्ति है। एंगल्स ने सबसे पहले कहा था कि सर्वहारा वर्ग सिर्फ पीड़ित वर्ग नहीं है, बल्कि वास्तव में सर्वहारा वर्ग की दयनीय आर्थिक स्थिति ही उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है, और अपनी मुक्ति के लिए लड़ने के लिए मजबूर करती है। और लड़ने वाला सर्वहारा वर्ग अपनी मदद खुद ही करेगा। मजदूर वर्ग का राजनीतिक आंदोलन मजदूरों को यह एहसास दिलाएगा कि उनका एकमात्र उद्धार समाजवाद में ही है। दूसरी ओर समाजवाद तभी एक ताकत बनेगा जब वह राजनीतिक संघर्ष का लक्ष्य बन जाएगा। मजदूर वर्ग की स्थिति के बारे में एंगल्स की किताब के मुख्य विचार ये है, ये वे विचार हैं जो अब सभी विचारशील और संघर्षशील लोगों के लेखन में बार बार अभिव्यक्त हुए हैं। बहुत ही शानदार गद्य लिखते थे एंगल्स। मतलब जो आर्थिक विषयों पर जो उनका गद्य है, वो बहुत ही अद्भुत है। इंग्लैंड में मजदूर वर्ग की स्थिति वाली जो पुस्तक है, वो एक तरह से वर्किंग क्लास का एक जिसे कहें कि वो गीता है। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि इतने विस्तार से मजदूर वर्ग की एकदम अ, दुखद और ट्रेजिक जो लाइफ है उसका डिटेल्स में वर्णन किया था, और पूरे के पूरे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म और ब्रिटिश पूंजीवाद जिसकी की प्रशंसा में सारी दुनिया डूबी हुई थी, उसको एकदम एक्सपोज करके रख दिया। दिलचस्प बात यह है कि एंगल्स जो है वो इंग्लैंड आने के पहले समाजवादी नहीं थे।
बल्कि मैनचेस्टर में आने के बाद वे अंग्रेजी मजदूरों के आंदोलन में शामिल हुए, उनसे संपर्क किया और समाजवादी प्रकाशनों के लिए जब उन्होंने लिखना शुरू किया, तो 1844 में उनकी जर्मनी लौटते समय पेरिस में उनकी मुलाकात मार्क्स से हुई, जिनके साथ उन्होंने पहले से ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया था। पेरिस में फ्रांसीसी समाजवादियों और फ्रांसीसी जीवन के प्रभाव में मार्क्स भी समाजवादी बन गए थे। यहां दोस्तों ने मिलकर द होली फैमिली या क्रिटिक ऑफ क्रिटिकल क्रिटिक नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक जो इंग्लैंड में मजदूर वर्ग की स्थिति से 1 साल पहले प्रकाशित हुई थी और जिसका बड़ा हिस्सा मार्क्स द्वारा लिखा गया था। क्रांतिकारी भौतिकवाद की नींव, जो इस पुस्तक की भूमिका है कि यह क्रांतिकारी भौतिकवाद की नींव तैयार करती है। और ये जो पवित्र परवाह नाम की पुस्तक है, वो एकदम व्यंग में नाम दिया गया है। और ये खास तरह से जो बाउर बंधु थे, जो दार्शनिक थे और उनके जो अनुयायी थे, उनको व्यंग करके वो पुस्तक लिखी गई है। ये जो बाउर बंधु थे, ये बेसिकली ऐसे लोग थे जो कि वास्तविकता को देखते नहीं थे, पार्टियों से ऊपर रह के चीजों को देखते थे, राजनीति से ऊपर रख के चीजों को देखते थे और जो व्यावहारिक जीवन की जो गतिविधियां उनको वो खारिज करते थे। जो आसपास की दुनिया है उसके बारे में वो क्रिटिकली सोचते ही नहीं थे और ये जो चीज थी उनके दृष्टिकोण की, इसका एक तरह से जम के मखौल और जम के आलोचना पवित्र परिवार नामक पुस्तक में एंगल्स ने विकसित की। बहुत शानदार ढंग से उनके बाउर बंधुओं के जो मजदूर विरोधी दृष्टिकोण है उसकी इस पुस्तक में आलोचना की गई। आखिर में एक और बात, वो ये कि ये सच है कि मार्क्स एंगल्स को अलग करके नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने शुरू में आपसे अनुरोध किया था कि हम एंगल्स को अलग करके थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि एंगल्स के विचारों को, उनकी भूमिका को, एंगल्स ने भारत के 1857 के संग्राम पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उस से जुड़े हुए निबंधों को सबसे पहले इंटरनेट पर प्रकाशित मैंने ही किया था। तो भारत के संदर्भ में भी एंगल्स की बहुत महत्वपूर्ण समझ थी, 1857 के संग्राम के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण समझ थी, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ इसकी भी चर्चा करें कि एंगल्स ने किस तरह से अपने पूरे के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व का मजदूर वर्ग के और मजदूर वर्ग की विचारधारा के विकास में इस्तेमाल किया। हम जो खाते पीते अघाए लोग हैं, छोटा सा सुख मिल जाता है तो हम विचारधारा का मार्ग छोड़ देते हैं। एंगल्स के पास सब कुछ था, लेकिन एंगल्स ने विचारधारा का मार्ग नहीं छोड़ा। कमिटेड मार्क्सवादी थे, वो व्यापारी थे, वो शेयर धारक थे, लेकिन मार्क्सवादी थे। सो मार्क्सवादी शेयर धारक हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है। वो मार्क्स के साथ में उनका बहुत गहरा संबंध था। ये चीज सिर्फ एक मैसेज देती है, मार्क्सवादी पूंजीपति का विरोधी नहीं होता, वर्ग के तौर पर पूंजीपति का विरोधी होता है, लेकिन वैसे जैसे होता है ना, नहीं वो तो कैपिटलिस्ट है, मुझसे दोस्ती नहीं करेंगे, नहीं, हो ही सकती है दोस्ती, बशर्ते कि कैपिटलिस्ट जो है वर्किंग क्लास और वर्किंग क्लास की आइडियोलॉजी को समझे और उसे मान्यता दे।
एंगल्स कितने प्रतिभाशाली थे कि मार्क्स का जितना अधूरा काम था उसे भी उन्होंने पूरा किया। और जो उन्होंने काम किए उनकी हम एक एक करके पड़ताल करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा काम करके वो गए दोनों, मजदूर वर्ग की सत्ता, महत्ता और विचारधारा को केंद्र में स्थापित करके, मजदूर वर्ग की विचारधारा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। ये जो चीज थी ये बहुत ही शानदार चीज थी। इसे कायदे की समझने की जरूरत है। जो लोग मतलब एंगल्स को कैसे याद करें? एंगल्स को याद करने का तरीका यह है कि आप अपने इर्द गिर्द की वर्किंग क्लास को जानें, अपने इर्द गिर्द की वर्किंग क्लास की ट्रेजेडी को जानें और आर्टिकुलेट करें, अव्यक्त करें। आप अपने इर्द गिर्द के मजदूरों के प्रति प्रेम बढ़ाएं, उनको समाजवादी दृष्टिकोण की शिक्षा दें, खुद भी शिक्षा लें। समाजवाद जो है वो खाली लाल झंडे का दर्शन नहीं है। वो, जैसा कि मैंने कहा कि एंगल्स का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दूसरा ये था कि उन्होंने उसे मुक्ति का दर्शन बनाया और मुक्ति का दर्शन बताया। आज फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।